तरीके से आपका गट है और गट इरिटेट हो गया है, बॉवेल इरिटेट हो गया है, तो क्या क्लिनिकल फीचर्स मिल सकते हैं बताओ? गट इरिटेट हो गया, क्या क्लिनिकल फीचर्स? वॉमिटिंग, बहुत बढ़िया। एब्डोमिनल पेन सर, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पेन एब्डोमेन। ज्यादातर यहाँ पे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगी तो पेन एब्डोमेन तो सबसे कॉमन होगा। पेन एब्डोमेन, पेन एब्डोमेन के अलावा और क्या प्रॉब्लम होगा? डायरिया, डायरिया। और एक प्रॉब्लम और यहाँ पे हो सकता है, दैट इज कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। बहुत बढ़िया। या चेंज इन कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल वगैरह भी यहाँ पे मिल सकता है। तो वी विल डिस्कस डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड पेन एब्डोमेन। यहाँ पे इंटेस्टाइन में ना कोई अल्सर बना हुआ है, ना कोई इन्फेक्शन हुआ है। पेशेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम दिमाग में है। जो लोग बिना मतलब के बहुत स्ट्रेस लेते हैं, राइट? परेशान आत्मा समझते हो तुम लोग? परेशान आत्मा, यस सर। राइट। अगर इंसान बहुत स्ट्रेस लेता है या इंसान खुद भी बहुत इरिटेबल है तो उसकी पूरी बॉडी बहुत इरिटेबल रहती है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, इंसान इरिटेबल है, उसके साथ उसका गट भी इरिटेबल है। गट भी बेचारा बिना मतलब के नाराज हो जाता है। तो इट कैन मैनिफेस्ट इन फॉर्म ऑफ पेन एब्डोमेन, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोई ट्रॉमा नहीं हुआ, कोई अल्सर नहीं हुआ। सारे इन्वेस्टिगेशन एंडोस्कोपी से लेके अल्ट्रासाउंड तक कराओगे, नॉर्मल आएगा कि एबनॉर्मल आएगा? क्या कहते हो? नॉर्मल सर। नॉर्मल। राइट, ऑल इन्वेस्टिगेशंस विल कम आउट टू बी नॉर्मल। लेकिन पेट की तकलीफ बनी रहेगी, राइट? इनफैक्ट ये सबसे कॉमन एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, राइट? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ओके, एक तरीके से अगर कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम ना मिले तो हम लोग उस प्रॉब्लम को क्या कह देते हैं? फंक्शनल। 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 अच्छा ये बताओ, इंटेस्टाइन एकदम रुकी रहती है पाइप की तरह कि कुछ ना कुछ इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स होते रहते हैं फूड को आगे? पेरिस्टालिक मूवमेंट सर। राइट, फूड मूव करे इसके लिए कौन से मूवमेंट होते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, राइट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने कह दिया ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, तो इसके लिए मसल कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मसल पड़ेगी सर। पड़ेगी सर। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो, जितना नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा तेजी से मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, ये बताओ अगर तुम्हारे हाथ को कोई बहुत तेजी से दबा दे तो पेन होगा कि नहीं होगा? मस्कुलर पेन होगा सर। होगा सर। राइट। तो यहाँ पे मस्कुलर पेन होगा और पेन एब्डोमेन भी हो सकता है, राइट। इसके अलावा अगर मान लो बहुत तेजी से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा तो डायरिया हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होगा सर। और अगर बहुत स्लो हो, केवल एक ही जगह कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्स्टिपेशन सर। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन। लेकिन यहाँ पे मैंने कहीं नहीं कहा कि कोई अल्सर बन गया, कुछ इन्फेक्शन है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है। यहाँ पे प्रॉब्लम फंक्शन से रिलेटेड है। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जिस तरीके से होने चाहिए थे वैसे नहीं है। इंटेस्टाइन इरिटेट है, इंटेस्टाइन आपकी नाराज हो गई है, तो एक बिनाइन फंक्शनल प्रॉब्लम है जिसको आप लोग ठीक कर सकते हो। अगर हम लोग कहें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या इंटेस्टाइन, तो यहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, राइट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपके कभी कभी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं। एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो यहाँ पे बहुत हाईलाइटेड रहता है, बताइए? सेरोटोनिन। वेरी नाइस। सेरोटोनिन एक तरीके से इंटेस्टाइन के पेन की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। तो यहाँ पे सेरोटोनिन के लेवल ऊपर नीचे मिल सकते हैं, राइट? जिसकी वजह से पेशेंट में बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स होंगी। सेरोटोनिन लेवल, सेरोटोनिन लेवल। ये बताओ सेरोटोनिन लेवल का रोल डिप्रेशन में भी है कि नहीं? कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, राइट? एंटी डिप्रेसेंट दिया जाता है, राइट? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SSRIs दिए जाते हैं उसमें, ओके? सेरोटोनिन। तो यहाँ पे अगर कोई परेशान आत्मा है, राइट, किसी में कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हो सकता है इंटेस्टाइन जैसे फंक्शन करती थी वैसे फंक्शन ना कर पाए, जिसकी वजह से कभी पेन एब्डोमेन, कभी डायरिया, राइट, कभी कॉन्स्टिपेशन,
कभी इनडाइजेशन, कभी चेंज इन बॉवेल हैबिट, कभी चेंज इन कलर ऑफ स्टूल, ये सब मिल सकता है। इसी को हम लोग कलेक्टिवली क्या कह देते हैं? कलेक्टिवली हम लोग कह देते हैं इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। यहाँ पे सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आएंगे कि एबनॉर्मल आएंगे? नॉर्मल। नॉर्मल सर। राइट। तो ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। अगर मैंने कह दिया पेन एब्डोमेन हो रहा है और पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर है, तो क्या वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या गैस्ट्रिक अल्सर है? डायग्नोसिस, अल्सर मिल गया तुमको, तो उसको तुम, राइट। तो जब कुछ ना मिले, ठीक है, तो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन के तौर पे हम लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, जितनी भी फंक्शनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज्यादातर मेल में होती हैं कि फीमेल में होती हैं? फीमेल में सर। राइट। तो ये डिजीज भी ज्यादातर फीमेल में है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या फंक्शनल प्रॉब्लम्स ये सब ज्यादातर किसमें होती हैं? फीमेल में होती हैं, राइट। तो ये भी ज्यादातर फीमेल में होगा। इसकी डायग्नोसिस में एक चीज बहुत हेल्पफुल है, डेफिकेशन के बाद पेन कम हो जाता है कि ज्यादा हो जाता है? आफ्टर ज्यादा डेफिकेशन हो जाता है सर। कम हो जाता है यार, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। स्टूल पास करने के बाद पेन डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं बार बार वॉशरूम जाते हैं कि कम बार वॉशरूम जाते हैं? बार बार। राइट। ये लोगों की आदत हो जाती है, वॉशरूम में बैठे रहते हैं, राइट, वीडियो गेम खेलने लगते हैं वॉशरूम में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। ये माना जाता है ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है और ये बिनाइन फंक्शनल प्रॉब्लम है जिसमें कोई पैथोलॉजी किसी भी इन्वेस्टिगेशन पे नहीं मिलेगा। वेरी नाइस। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट। जैसे मान लो मैंने कह दिया एक इंसान है, उसको डायरिया हो रहा है, मतलब लूज स्टूल हो रहा है। ऐसे पेशेंट में कभी डायरिया हो सकता है या कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ऑल्टरनेट हो सकता है, या किसी को डायरिया हो सकता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इस डिजीज को हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रॉब्लम को ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट, राइट। कभी कभी ना हम यहाँ पे डायरिया कह पाएंगे, ना यहाँ पे क्या कह पाएंगे, कॉन्स्टिपेशन। इट इज बेटर टू से ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट। चलो आओ आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं। 2 ही टर्म का ये लेक्चर है, तो एक आज हम लोग पढ़ लेते हैं और कल देख लेंगे, खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। वी विल डिस्कस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। टू सिंपल लेक्चर, तुम लोग बहुत ध्यान से देखना। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आजकल मैं अपना टैबलेट नहीं रिचार्ज कर पाता हूँ, पता नहीं क्या करता रहता हूँ। अगर स्विच ऑफ हो जाएगा तो तुम लोग चिल करना, ठीक है। We will talk about irritable bowel syndrome. Right, I think everything is fine. We should go. Irritable bowel syndrome. Right. Irritable bowel syndrome. हम लोग इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज नहीं पढ़ रहे हैं जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है और जिसमें दूसरी डिजीज आपकी होती है क्रॉन्स डिजीज, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, राइट। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, irritable bowel syndrome, very important disease, right, most common abdominal problem है। और हम लोगों ने शुरू में भी डिस्कस किया था जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जीआईटिस रिलेटेड, वो पेन एब्डोमेन है। तो यहाँ पे भी पेन एब्डोमेन ही सबसे कॉमन सिम्टम है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेन एब्डोमेन है। यहाँ पे अगर हम लोग कुछ स्लाइड ले लें तो तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, कोई इंसान अपना टमी पकड़ के क्या कहते हैं सफर कर रहा है, राइट। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे पेन एब्डोमेन है, राइट। और इसके अलावा कुछ और आपके प्लस माइनस अदर सिम्टम्स होंगे। ज्यादातर लोगों में पेन एब्डोमेन तो होगा ही। अदर सिम्टम में जानबूझ के ना मैं डायरिया कह रहा हूँ या कॉन्स्टिपेशन कह रहा हूँ, हो सकता है कभी डायरिया हो कभी कॉन्स्टिपेशन हो, तो वी कॉल इट ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट। यहाँ पे तुम लोग देखो कितना सिंपली दिखाया गया है कि इंटेस्टाइन यहाँ बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, कोई स्ट्रिक्चर हो गया है। मैंने कह दिया यहाँ पे फोर्सफुल इंटेस्टाइनल, फोर्सफुल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन, और इसकी वजह से ज्यादातर पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा।
नहीं भी फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा, इंटेस्टाइन की पेन सेंसिटिविटी कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस से चेंज हो सकती है। राइट, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। राइट, तो लिख लेते हैं पहले थोड़ा सा, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, इट इज बिनाइन फंक्शनल डिसऑर्डर, बिनाइन फंक्शनल डिसऑर्डर। एक डिसऑर्डर होते हैं ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, जैसे मान लो किसी को गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, तो कुछ न कुछ वहां पे ऑर्गन डैमेज मिलेगा, इन्फ्लेमेशन मिले या अल्सर मिले या इरोजन मिले, यहाँ पे किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। इट इज बिनाइन फंक्शनल डिसऑर्डर, राइट, लीडिंग टू abdominal pain along with altered bowel habit, राइट। तो अगर सिंपली हम लोग इसको डिस्क्राइब करें तो कुछ इस तरीके से, फंक्शनल का मतलब ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, राइट। हम लोग कहते हैं मेनली IBS इज डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। कोई और डिजीज होगी तो IBS नहीं बोल पाओगे क्योंकि एक डिजीज मिल गई, राइट। डायग्नोसिस ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन व्हेन ऑल अदर पॉसिबिलिटीज आर रूल्ड आउट, राइट, आर रूल्ड आउट, राइट। हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पे, दैट इज ऑल इन्वेस्टिगेशंस विल कम आउट टू बी नॉर्मल, all investigations will come out to be normal, तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। तो बॉवल का बस मूड खराब हो गया, इतना जानो। जैसे मान लो मेरा मूड खराब हो जाए तो तुम लोग CT स्कैन एक्सरे करा भी लोगे ना, तो भी कुछ पता नहीं चलेगा, राइट, लगता है टेबलेट जाने वाला है। कोई नहीं, वेलकम बैक। अभी बताओ मेरी आवाज मिल रही सबको, एम आई ऑडिबल? चलो ठीक है, तो मैं अपना कैम बंद कर दिया हूँ, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे अब। तो वी आर डिस्कसिंग इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, राइट। तो माइक अभी भी तुम लोगों का ऑफ है, मेरा बस ऑन रहेगा, आराम से पढ़ो। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, राइट। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कर लेना, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम में सारे इन्वेस्टिगेशंस आपके नॉर्मल आएंगे। हम लोग कह देते हैं दिस इज डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, ओके। अब देखो, इसको अगर हम लोग देखें, आगे प्रोसीड करें, तो ये मान के चलेंगे कि कोई भी चीज बिना किसी रीजन के नहीं होती है, राइट। तो हम लोग कहेंगे अगेन थोड़ा सा और इसमें, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम फंक्शनल डिसऑर्डर, right, functional disorder of GIT, gastrointestinal tract, in which there is no structural defect, right, like ulcer, stenosis, etc., or any infection, राइट। तो हम लोग कहते हैं सब कुछ रूल आउट कर लिए, लेकिन तब भी पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन एब्डोमेन हो रहा है। तब भी आपके पेशेंट को दूसरी क्या प्रॉब्लम हो रही है, ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट्स। यहाँ पे ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट्स को समझना बहुत जरूरी है, राइट। हम लोग कहते हैं जो पेशेंट है आपका, पेन एब्डोमेन के अलावा समटाइम्स लूज स्टूल्स ग्रेटर देन 3 पर डे, तो हम लोग क्या कह देंगे, देयरफॉर डायरिया। कोई जरूरी नहीं कि एक इंसान में डायरिया ही मिले अगर इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम का है, कभी कभी हार्ड स्टूल्स मिल सकते हैं, लेस देन 3 पर वीक, पर डे नहीं, राइट। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम में डायरिया होता है, हम ये भी नहीं कह सकते इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कॉन्स्टिपेशन हो, दोनों ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, राइट, ऑल्टरनेट। या हो सकता है कुछ इंसान में डायरिया हो, कुछ इंसान में कॉन्स्टिपेशन हो।
इसी को हम लोग कह देते हैं ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट। मतलब जैसे एक नॉर्मल बॉवेल हैबिट होना चाहिए वैसा नहीं है, ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट, too simple to understand. So we are talking about a functional disorder in which there will be pain abdomen along with altered bowel habit, which can be diarrhea, which can be constipation, right? कुछ यहाँ पे अगर हम लोग चलें और पैथोफिजियोलॉजी की तरफ, राइट, या थोड़ा सा यहाँ पे भी डायग्नोसिस से पहले, राइट, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट फंक्शनल डिसऑर्डर है, बात सही है, फंक्शनल डिसऑर्डर, राइट, और इसमें पेन एब्डोमेन भी होगा, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा स्ट्राइकिंग फीचर होता है, पेन इज रिलीव्ड या पार्शियली रिलीव्ड आफ्टर डेफिकेशन, राइट, आफ्टर डेफिकेशन, दैट इज पैसेज ऑफ स्टूल, राइट। दिस इज मोस्ट important diagnostic criteria, right? This is most important diagnostic criteria. अब हम लोग कुछ और डायग्राम वगैरह ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझ लिया है, हम लोगों ने ये समझ लिया है कि पेशेंट को पेन होगा, राइट, बिना किसी ऑर्गेनिक कॉज के, और दूसरी चीज क्या है, ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट होंगे, अगेन बिना किसी ऑर्गेनिक कॉज के, राइट। लेकिन जो भी पेन एब्डोमेन यहाँ पे पेशेंट को हो रहा है उसमें क्या है, राइट, कोई फंक्शनल प्रॉब्लम है, कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग हाइपोथेसिस की तरफ चलें तो हम लोग मानते हैं यहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो पेन सेंसेशंस को और एग्रीवेट कर सकते हैं, या पेन सेंसेशंस को क्या कर सकते हैं, और ऑल्टर कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे स्लाइड ले लेते हैं, फिर और आगे चलते हैं। वी आर डिस्कसिंग इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। जितना पढ़ने में आ रहा है उतना ही पढ़ना, जो अभी तक पढ़ाया है वही ऑलमोस्ट। अब देखो इन्होंने क्या कहा, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ फंक्शनल डिसऑर्डर, right, which means that bowels simply do not work as it should. It is a common disorder, in fact this is most common disorder, small intestine नहीं, large intestine। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, वॉमिटिंग नहीं होता। commonly causes crampy abdominal pain, crampy abdominal pain, right, bloating, indigestion, diarrhea, constipation, better to use term altered bowel habit। और अगर आगे देखें कुछ और स्लाइड्स को लेके यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन है, मतलब बॉवेल है, और उसके कुछ बहुत ही फोर्सफुल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, राइट। अगर फोर्सफुल है तो पेन है, बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्शन है तो डायरिया हो सकता है, राइट, और बहुत स्लो हो गए या एक ही जगह पे कॉन्ट्रैक्शन से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जैसे नहीं है तो वहां पे पेन, वहां पे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है आपके पेशेंट को। मेरे ख्याल से तुम लोग समझ रहे हो। अब अगर यहाँ पे मान लो मैं तुम लोगों को कुछ और स्लाइड दिखाऊं, राइट, तो यहाँ पे क्या क्या डिसेबिलिटीज हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए, पेन एब्डोमेन है विच इज ऑफ क्रैम्पी इन नेचर, इंडाइजेशन हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ गैस हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, परसिस्टेंट डायरिया ऑल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन। कभी कभी क्या हो सकता है, स्टूल्स में म्यूकस भी आ सकता है। फ्रीक्वेंट बॉवेल मूवमेंट, पेशेंट बार बार कहाँ पे पहुंच जाएगा, वॉशरूम पहुंच जाएगा, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की तरफ कि अभी वॉशरूम जाएंगे तो काफी आराम मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कॉजेटिव फैक्टर्स, कहीं पे हम लोग कोई ऑर्गेनिक कॉज की बात नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे बात किया जाए कॉजेटिव फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स ऑफ इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, राइट, तो यहाँ पे सबसे ऊपर तुम लोग फिगर आउट कर सकते हो स्ट्रेस। अगर इंसान खुद इरिटेट होगा, राइट, तो इसका मतलब है बॉवेल भी इरिटेट होगी, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो काफी क्लियर कट हैं, जिनसे कुछ लोगों में
बॉवेल प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्टिकुलरली क्या, स्ट्रेस, राइट। यहाँ पे अगर तुम लोग देखो तो कुछ यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर या कुछ गट फ्लोरा वगैरह भी चेंज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो ऑल्टर्ड मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्टर्ड या एबनॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, एबनॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, राइट। जिससे हम लोग तीनों एक्सप्लेन कर देंगे क्या, कि किस तरीके से कॉन्स्टिपेशन होगा, किस तरीके से डायरिया होगा, या किस तरीके से पेन एब्डोमेन होगा। ओके, यहाँ पे देखो एक और चीज है, ऑल्टर्ड एंडोक्राइन मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे हम लोग कहते हैं सेरोटोनिन का लेवल ऑल्टर हो सकता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन को टच भी कर लो तो पेन हो सकता है। इंटेस्टाइन की पेन सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाती है। जब इंटेस्टाइन की पेन सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी, इसका मतलब जैसे ही पेशेंट खाना खाएगा उसको पेन महसूस होगा। जैसे ही पेशेंट खाली दिमाग, शैतान का घर होगा, कोई काम नहीं कर रहा होगा, तुरंत उसको क्या स्टार्ट हो जाएगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये बिजी होगा, जब तक केवल अपनी लाइफ से मतलब रखेगा, तब तक चिल करेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनल प्रॉब्लम, जिसमें इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है, राइट, जो कि उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो कि डाइजेशन है, ये सब गड़बड़ हो जाएंगे, और उसी से रिलेटेड क्या मिल जाएगा, क्लिनिकल फीचर। अब आते हैं हम लोग क्लिनिकल फीचर की तरफ, और यहाँ पे जब हम लोग देख लिए फंक्शनल डिसऑर्डर है, therefore most more common in females, right, more common in females, राइट, खासकर मिडिल एज, जिनके नखरे बहुत ज्यादा होते हैं, मिडिल एज 20 to 40 ईयर की फीमेल, राइट। हम लोगों के कैजुअलिटी में बहुत सारी फीमेल्स आती थी बहुत सीवियर पेन एब्डोमेन लेके, नॉट ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन, राइट। तो बहुत लोगों को यही फंक्शनल डिसऑर्डर होता था। जैसे ही हम लोग इंजेक्शन मोटा वाला लगाते थे, इंट्रामस्कुलर, नॉर्मल सेलाइन भर के, तुरंत ठीक हो जाता था पेन। तो इसकी डायग्नोसिस ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर आईएम इंजेक्शन लगा दो तो पेन कुछ दिन के लिए ठीक हो जाता है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं क्लिनिकल फीचर की तरफ, या चलो थोड़ा सा पैथोजेनेसिस देख लेते हैं, तब क्लिनिकल फीचर्स ज्यादा समझ में आएंगे। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, नॉन ऑर्गेनिक प्रॉब्लम, नॉन ऑर्गेनिक प्रॉब्लम। हम लोगों ने क्या कह दिया, देयरफॉर फंक्शनल प्रॉब्लम। जैसे मैं कह दूं तुम लोगों का दिमाग ठीक हो, राइट, सीटी स्कैन एमआरआई सब नॉर्मल आए, लेकिन तुम लोगों का पढ़ने का मन ही ना करे, तो फंक्शनल प्रॉब्लम है, राइट। दिमाग कहाँ लग रहा है उस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं पेन सेंसिटिविटी ऑफ इंटेस्टाइन increases due to serotonin disbalance, right, serotonin disbalance, right, mainly in persons who take lot of stress, खुद भी परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं, इंटेस्टाइन को भी अपने परेशान करते हैं, राइट। सेरोटोनिन, इसका मतलब ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे कुछ न कुछ सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जैसे सब्सटेंसेस भी हम लोग पेशेंट को देंगे। तो पैथोजेनेसिस में ये देख लिया, इन्हीं की वजह से सेकेंड प्रोबेबिलिटी इज फोर्सफुल intestinal contractions, forceful intestinal peristaltic movements। इसकी वजह से क्या होगा, राइट, लीडिंग टू पेन, राइट। फास्ट, फोर्सफुल के अलावा फास्ट मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, राइट। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डायरिया, राइट, स्लो बट क्या, फोर्सफुल intestinal contractions, right, forceful intestinal contractions।
स्लो, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा, एक ही जगह कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे क्या, पैथोजेनेसिस ऑफ इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कह दिया, अगर आपकी ये इंटेस्टाइन है, राइट, कुछ इस तरीके से लूप ऑफ इंटेस्टाइन है, यहाँ पे सेरोटोनिन, राइट, न्यूरोट्रांसमीटर है, राइट, इट इंक्रीजेस पेन सेंसिटिविटी। जैसे मान लो इंसान अलग अलग सेंसिटिविटी का होता है, किसी को थप्पड़ मारो तो भी पेन नहीं होता, किसी को टच कर लो तो भी पेन होता है। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन को टच भी कर दोगे तो पेन हो जाएगा, तो हम लोग कहते हैं पेन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई, राइट, पहली चीज हो गया। दूसरा मैंने कह दिया, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, अगर मैं इंटेस्टाइन की बात करूं तो ऐसे इंटेस्टाइन नहीं, इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से बॉवेल साउंड्स आते हैं। अब मान लो ये इसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, ताकि फूड को आगे धक्का दिया जाए, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से क्या होते हैं, आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, यहाँ पे मसल रिलैक्स की, यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट की, तो हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स बेटर नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, राइट। अगर मान लो यही मैंने कह दिया बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन हो गया, राइट, इफ वेरी फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन, जान ही रहे हो कोई चीज बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट, तो इसकी वजह से पेन हो सकता है। प्लस जो पेन नॉर्मली होता है कॉन्ट्रैक्शन पे, वो तो होता ही, पेन के लिए ज्यादा सेंसिटिव भी हो रखा है, तो ज्यादा पेन होगा। यहाँ पे इंटेस्टाइन बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, देयरफॉर क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन, ऐसे लगता है क्रैम्प्स आ रहे हैं, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, पहली चीज। और हम लोगों ने आगे भी डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस किया था कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, सी, राइट। अगर मैंने कह दिया क्विक या फास्ट फॉरवर्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, जाहिर सी बात है फूड बहुत तेजी से आएगा, बहुत तेजी से जाएगा, हम लोग कह सकते हैं दिस कैन लीड टू डायरिया, राइट। डी, हम लोगों ने कह दिया फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन तो है, फोर्सफुल बट क्या, इनकोऑर्डिनेटेड, राइट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, इससे क्या हो सकता है, फूड हो सकता है आगे ना जाए, एक ही जगह पे इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट पे पड़ी हो, हम लोग क्या कहते हैं, कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन। इस तरीके से हम लोग पैथोजेनेसिस समझ सकते हैं, इंटेस्टाइन पेन के लिए बहुत सेंसिटिव हो गई है। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा ताकत लगा के कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही है। तीसरी चीज हम लोग देख रहे हैं, कभी कभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत फास्ट होते हैं, राइट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इट कैन लीड टू डायरिया। अब यहाँ पे अगर डायग्नोसिस की बात किया जाए, क्लिनिकल फीचर की बात किया जाए, तो डायग्नोसिस इज अगेन क्लिनिकल, राइट, इसका मतलब क्लिनिकल में हम इस डिजीज को पढ़ रहे हैं, डायग्नोसिस हमें क्लिनिकली ही बनानी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पेशेंट का अल्ट्रासाउंड नहीं कराएंगे, पेशेंट का एब्डोमिनल एक्सरे नहीं कराएंगे, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड नहीं कराएंगे, करा सकते हैं, राइट, लेकिन सब कुछ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आएंगे। फिर भी जो यहाँ पे सिम्टम्स हम लोग कह रहे हैं वो परसिस्ट करें, तो इट कैन बी इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। तो क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस यहाँ पे क्लिनिकल ही है, राइट, डायग्नोसिस इज प्योरली क्लिनिकल based on sign and symptoms, right, but investigations may be needed, in fact आजकल के लोग इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, to rule out other abdominal problems, राइट। तो क्लिनिकल फीचर की तरफ चलते हैं, एक झलक वैसे हम लोगों ने देख लिया था, एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पे होंगे।
कॉजेस एक स्लाइड बच गई थी, इसको भी देख लो, लगभग वही सारे कॉजेस होंगे। कॉजेज ऑफ आईबीएस हम लोगों ने कह दिया एबनॉर्मल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मूवमेंट्स, चेंज इन नर्वस सिस्टम, न्यूरोट्रांसमीटर, हम लोगों ने क्या बात किया था यहाँ पे, सेरोटोनिन का, राइट, यहाँ पे सेरोटोनिन, राइट। हो सकता है किसी फूड से एलर्जी भी हो, इंटेस्टाइन इरिटेट हो जाए, और बाकी स्ट्रेस भी है। खैर हम लोग क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नेक्स्ट टर्न पे देख लेंगे। राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ओके, अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है मोर और लेस उसी का एक तरीके से ये समरी है। हम लोगों ने कह दिया पेन या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये तो रहना ही है। ज्यादातर हम लोग कहते हैं क्रैम्पी या कॉलिकी एब्डोमिनल पेन, अकड़न जैसी पेन होती है। अब देखो यहाँ पे इमोशनल स्ट्रेस, राइट, और खाना खाने के बाद साइकोलॉजिकल पेन होता है ये बिल्कुल, राइट। और स्टूल पास करने से या फ्लैटस पास करने के बाद पेशेंट को क्या होता है, रिलीफ महसूस होता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डायरिया, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। पेन के अलावा हम लोग बेहतर कह देते हैं ऑल्टर्ड बॉवल हैबिट, और कभी कभी बॉवल मूवमेंट इतनी तेज होते हैं कि अर्जेंटली ये वॉशरूम की तरफ जाता है, राइट, अदरवाइज इसको लगेगा कि स्टूल ये बेड पे कर देगा। ब्लोटिंग मतलब इनडाइजेशन, पेट फूला फूला सा रहता है। पेशेंट्स विद आईबीएस फ्रीक्वेंटली कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इंक्रीज्ड गैसियस डिस्टेंशन, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा है, ये क्लिनिकल फीचर्स हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, सिम्टम्स डिक्रीज, राइट, या गेट पार्शियली रिलीव्ड आफ्टर डेफिकेशन, राइट। तो कहीं तुम लोगों ने यहाँ पे इमोशन देखा है, कहीं तुम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रेस की चीजें देखी हैं, राइट। तो यही सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे और हम लोग क्लिनिकल फीचर की तरफ चलें, ये वाला डायग्राम एक बार फिर से ले लेते हैं, राइट। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, रोम्स क्राइटेरिया कल देख लेंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन पढ़ना नहीं होगा तो सीधे उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे जो डायग्नोसिस है दैट इज प्योरली क्लिनिकल, right, we are discussing irritable bowel syndrome, that is IBS. Pain abdomen, crampy abdominal pain, abdominal fullness due to gaseous distension, diarrhea, constipation, कभी कभी consistency of stool जैसे लगेगा mucus आ रहा है, right, frequent bowel movement, right, अगेन एक तरीके से ये भी डायरिया कराएगा या बार बार पेशेंट वॉशरूम जाएगा। नो ऑर्गेनिक प्रॉब्लम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंट अगर ये चिल करने लगे, राइट, थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड हो जाए, हंसी मजाक करने लगे, तो इसकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कुछ हद तक ठीक हो जाती है, जिसमें डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का भी अच्छा खासा रोल है, राइट। आइए देखते हैं चैट सेक्शन। तुम लोगों को कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है? तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था, माइक भी मैंने ऑन ही कर दिया है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Clear. राइट, अभी बिल्कुल बेसिक ही पढ़ा है, कल हम लोग इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी देखेंगे। जैसे मान लो अगर किसी को फीवर आता है, किसी इंसान को फीवर आता है, तो वहां पे कौन सा केमिकल ट्रांसमीटर होता है फीवर? प्रोस्टाग्लैंडिन, सुना है कि नहीं? Yes, sir. यही फीवर भी कराता है, यही पेन भी कराता है बॉडी में। लेकिन अगर हम लोग गट की बात करें, इंटेस्टाइन की बात करें, तो यहाँ पे सेरोटोनिन उसी तरीके का एक ट्रांसमीटर होता है जिसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कल पढ़ेंगे इसका ट्रीटमेंट और किस तरीके से कितने दिन तक पेशेंट में सिम्टम हो तो डायग्नोसिस बनाए। 2-3 दिन के सिम्टम में डायग्नोसिस नहीं बनाना है। चलो आज के लिए इतना ही, तब तक तुम लोग रिलैक्स कर लो, कल फिर मुलाकात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।